नमस्कार साथियों। तो आज हम जेनेटिक्स के पार्ट 5 के अंदर पहुंच चुके हैं और हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा कि जेनेटिक्स की जो पिछले लेक्चर में जो कुछ छूटा था उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं कि गैमेट्स की संख्या कैसे निकालें, गैमेट्स की संख्या कैसे निकालें, यानी टोटल गैमेट्स कितने बनेंगे, टोटल गैमेट्स कितने बनेंगे उसके बारे में पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर n करेंगे। यहाँ पर n क्या है बेटा, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी बन रही है वो क्या है, इसका n है। तो देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कैपिटल T आ गया। अब इसके अंदर गैमेट कितना बनेगा बेटा, एक ही बनेगा ना, गैमेट तो एक ही आएगा, कैपिटल T आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन कोई भी नहीं बन रही है, हेट्रोजाइगस नहीं है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। इसलिए 2 की पावर कितनी होगी, 0, और किसी की पावर 0 होती है कितना आता है बेटा, 1 आता है। अगर मैं बात करूं कैपिटल T स्मॉल t की, तो इसके अंदर हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी बेटा, 2, तो 1, हेट्रोजाइगस कंडीशन 1 है, तो 2 की पावर 1 कितने हो गए, 2 गैमेट बनेंगे। देख लो, एक तो t बनेगा और एक स्मॉल t बनेगा। अगर हमें इसका निकालना है, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B, इसके अंदर देखो हम बनाकर देखेंगे तो कितने बनेंगे बेटे, कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल a कैपिटल B, ये 2 ही गैमेट्स बनेंगे। इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन या तीसरी कंडीशन नहीं बनेगी। तो इसको निकालो, कितनी संक्रित अवस्था, 1, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो 2 ही बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये लिखता कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c, इसके अंदर बताओ कितनी कंडीशन है, 1 2 3 हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 3 हेट्रोजाइगस संक्रित अवस्था है। तो कितने होंगे, 2 की पावर 3 यानी कि 8, कितने बनेंगे बेटा, 8 बनेंगे। अब 8 किस तरह से बनेंगे वो भी देख लो, बताओ, या तो A आएगा या क्या आएगा, स्मॉल a आएगा, है ना, या कैपिटल B आएगा या क्या आएगा बेटा, स्मॉल b आएगा, या तो कैपिटल C आएगा या क्या आएगा, स्मॉल c आएगा, कैपिटल C आएगा या स्मॉल c आएगा, कैपिटल C या स्मॉल c। इससे क्या बनेगा, देखो कैपिटल A कैपिटल स्मॉल b कैपिटल C, कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c, ठीक है, कैपिटल A कैपिटल B एंड स्मॉल c, कैपिटल A कैपिटल B एंड कैपिटल C। इसके अंदर क्या कंडीशन बनेगी बेटा, अब एक के साथ क्या क्या आ सकता है, एक के साथ या तो आएगा कैपिटल B या आएगा स्मॉल b, या तो आएगा कैपिटल C या आएगा स्मॉल c, या आएगा कैपिटल C या आएगा स्मॉल c। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, स्मॉल a स्मॉल b कैपिटल C, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, ठीक है, स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल C, स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल c। कितने चांसेस बने बेटा, कितनी अवस्थाएं बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके अंदर कितने गैमेट्स बन रहे हैं, 8 गैमेट्स बन रहे हैं। या तो इस तरह से निकालो वरना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकती हो, कितने गैमेट बनेंगे बेटा, 8 गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर 4 होते 5 होते तो हमें तो सिर्फ 2 की पावर n ही करना था, ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर हमें निकालना हो टोटल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, अगर हमें निकालना हो तो हम करते हैं 4 की पावर n। एग्जाम्पल के लिए जब मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराता हूँ कैपिटल T स्मॉल t का कैपिटल T स्मॉल t से, तो इसके अंदर संक्रित अवस्था 1 है, तो इसके कितने बनेंगे बेटा, 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4 बनेंगे। देख लो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t एंड स्मॉल t 4 ही बन रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r का क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r से करा रहा हूँ, तो इसके अंदर कितनी है, संक्रित अवस्था 2 है, तो 2 है तो 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16, तो 16 जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। इस तरह से हम जाइगोटिक कॉम्बिनेशन भी निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं हम, टोटल गैमेट्स भी निकाल सकते हैं। ये किसके लिए बताया मैंने, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बताना, ये किसके लिए बताया बेटा, ये मैंने बताया है सेल्फिंग करवाते हैं F1BD की, जब सेल्फिंग करवाते हैं तो F2PD के अंदर कितने जाइगोटिक कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब भाई मेंडल की बात करते हैं, मेंडल का नियम पढ़ रहे थे, मेंडल के 3 नियम हमने पढ़े, तो मेंडल की कुछ कमियां भी रही होगी, है ना। तो मेंडल की कमियों की बात करेंगे, इनके जो नियम दिए थे इनके अपवादों की भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेंडल सफल क्यों हुआ भाई, क्योंकि मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था
उसके अंदर मात्रात्मक अध्ययन किया था। उसने क्या किया था? मात्रात्मक अध्ययन किया था। वो बहुत बड़े बड़े आंकड़ों के अंदर क्या करता था? पौधों को उगाता था, यानी कि संख्या में हज़ारों होते थे, उन पर उसने अध्ययन किया। क्योंकि एक दो पादप लेता तो हो सकता है कि उसकी सारी संतति क्या हो? लंबी आ जाए, बोना एक भी पैदा ना हो। ये तो चांसेस होते हैं, प्रायिकता होती है कि 4 बच्चों में से 3 बच्चे लंबे होंगे, 1 बच्चा बोना होगा। ये तो होती है प्रायिकता। हो सकता है कि जो चौथा बच्चा होने वाला था उस समय गैमिट जो है वो कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाए, है ना, गैमिट, वो तो चांसेस होते हैं। ऐसा स्टाम्प पर थोड़ा ना लिखा हुआ है कि अगर कोई पिताजी लंबा है और माताजी बोनी है तो इनके जो बच्चे होंगे, पहले 3 बच्चे लंबे होंगे, चौथा बच्चा क्या होगा? बोना होगा। ऐसी कोई प्रायिकता होती है क्या? ऐसा कोई सिस्टम फिक्स तो नहीं होता। ये तो प्रायिकता होते हैं, चांसेस होते हैं कि 25% चांस है कि बोना पैदा हो, 75% चांस है कि लंबा पैदा हो। ये चांसेस थे। चांस, जब हम प्रायिकता या चांस की बात करते हैं तो हम एक बड़ी मतलब पॉपुलेशन के अंदर इसकी स्टडी करते हैं कि अधिकतर ऐसा होने से क्या हुआ था? चौथा बच्चा क्या हुआ था? बोना हुआ था। पहला 4 बच्चों में से 1 बच्चा बोना पैदा हुआ था। अधिकतर जब हम रेशियो निकालते हैं, हो सकता है बाई चांस की चौथा बच्चा भी लंबा हो जाए, क्योंकि वो तो उस समय जब सेल डिवीजन होता है उस समय जरूरी है क्या कि स्मॉल टी है? कैपिटल टी भी आ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी आ सकता है। स्मॉल टी के आने के चांसेस कितने? 25%, बाकी के कितने? 75%, है ना। तो हमें इसका स्टडी किस में करनी पड़ती है? पॉपुलेशन में करनी पड़ती है। तो ये मेंडल ने किया था कि इसने एक बहुत बड़ी क्यारियों के अंदर मटर के पौधे उगाता था और उस पर अध्ययन करता था, आंकड़े ज़्यादा लेता था वो, ठीक है। तो ये आंकड़ों की संख्या को क्या रखता था? ज़्यादा रखता था, और ये कई पीढ़ियों तक अध्ययन करता था, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं बेटा इसके अपवाद की। ये तो मेंडल की सफलता के बारे में हो गया। मेंडल की जेनेटिक्स यहाँ पर पूर्ण विराम देते हैं। अब मेंडल के कुछ कमियां निकालें। क्या होता है कि पहले उसकी अच्छाई करो और फिर उसकी क्या कर दो? बुराइयां चालू कर दो। तो अब मेंडल के अपवादों की बात करेंगे। मेंडल का पहला नियम था प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम के अपवाद, इसके 2 अपवाद मुख्यतः देखे जाते हैं। पहला अपूर्ण प्रभाविता। पहला कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता। तो बच्चों अब हम बात कर रहे हैं अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या मतलब होता है इसका अभी बताऊंगा। ये देखा किस में जाता है? एंटेरियम मेजस एंड मिराबिलस जल्पा में इस अपवाद को देखा जाता है। मिराबिलस जल्पा के अंदर जो फ्लोर का कलर होता है उसके अंदर इसका अपवाद देखा जाता है। आओ कैसे देखते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि जनक लिए, पेरेंट्स लिए कैपिटल आर, यानी कि इसका कलर कैसा था? रेड था। रेड फ्लोर कलर वाले का मैंने क्रॉस करवा दिया स्मॉल आर यानी वाइट कलर वाले के साथ, ठीक है। वाइट कलर वाले के साथ क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया। अब ये इसकी शुद्ध अवस्था में क्या है? रेड है। ये शुद्ध अवस्था में क्या है? वाइट है। तो इन दोनों का जब मैंने क्रॉस करवाया ना बेटा, जब मैंने इसका क्रॉस कराया तो मेरे पास क्या है? कैपिटल आर स्मॉल आर आया। और ये सभी के सभी कैसे पैदा हुए बेटा? गुलाबी पैदा हुए। सबके सब कैसे हुए? गुलाबी पैदा हुए। आश्चर्यचकित कर दिया इसने। मेंडल के नियम के अनुसार सबके सब कैसे होने चाहिए थे? रेड होने चाहिए थे, यानी कि लाल होने चाहिए थे, लेकिन ये लाल पैदा नहीं हुए, ये लल्ले नहीं हुए, ये क्या हो गए? गुलाबी हो गए। अब इन गुलाबी के अंदर जब मैंने सेल्फिंग करवाई तो सेल्फिंग करवाने पर मुझे मिला कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो जब इनका रेशियो देखते हैं 1:2:1 आता है। 1:2:1 आता है। जीनोटाइप भी 1:2:1 है और फिनोटाइप भी यही है। एक लाल है, 2 गुलाबी हैं और 1 वाइट है। क्या हुआ होगा सर? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब क्या है? ये जो है वो मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव हेरिडिटी, मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मात्रा डिपेंड करती है। क्या करती है? मात्रा डिपेंड करती है कि आप कितनी मात्रा में पैदा हो रहा है। क्या लक्षण? देखो इसके अंदर दोनों कैरेक्टर क्या आए? नहीं आए।
वाइट तो आया ही नहीं और लाल भी नहीं आया, ठीक है, गुलाबी पैदा हो गया। हुआ क्या कि बेटा ये आर था, स्मॉल आर था, ये तो कोई वर्णक ही नहीं बना रहा भाई, ये तो कोई वर्णक नहीं बना रहा। ये क्या था, वर्णक बना रहा है। अब ये मान लो यहाँ पर 100 वर्णक बना रहा है। कितने वर्णक बना रहा है? 100 वर्णक। और इन वर्णकों की वजह से इसका रंग क्या है? लाल है। लेकिन यहाँ पर क्या है? एक ही है, कैपिटल आर अकेला है, स्मॉल आर वाला तो किसी काम का है नहीं, क्योंकि ये तो कोई वर्णक बनाएगा नहीं। और जब ये कोई वर्णक ही नहीं बनाएगा तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तो वर्णक बना रहा है, लेकिन ये दोनों मिलकर 100 बना रहे थे, ये तो 50 ही बनाएगा ना, इसीलिए इसका कलर क्या हो गया? गुलाबी हो गया। तो ये उसके मात्रा पर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट कितना बनाता है, ठीक है, कि वो जीन या वो एलील प्रोडक्ट कितना बनाता है, वो युग्मविकल्पी प्रोडक्ट कितना बनाएगा, उसके प्रोडक्ट पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। ये किस पर निर्भर करता है बेटा? उसके प्रोडक्ट पर निर्भर करता है कि वो कितने वर्णक बना रहा है। तो ये वर्णक ज़्यादा बना रहे थे तो रेड कलर का हो गया, ये वर्णक क्या है? अकेला है इसलिए कम बनाएगा, इसलिए गुलाबी कलर का हो गया। जब इसका हमने इसकी सेल्फिंग करवाई तो सेल्फिंग करवाने पर मुझे कैपिटल आर भी मिला, लेकिन इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? समान होता है। तो एप्रिन प्रभाविता के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आता है? समान आता है, ठीक है। ऐसा ही एंटीरियम मेजस के अंदर भी देखा जाता है। अब हम बात करेंगे बेटा मेंडल के द्वितीय अपवाद की प्रभाविता के नियम के दूसरे अपवाद की हम बात करेंगे, जिसे कहते हैं सह प्रभाविता यानी को डोमिनेंस। एग्जाम्पल लें या पहले डायरेक्ट बात कर लेते हैं, हाँ। जिसके अंदर, अब इसके अंदर क्या था कि ये कोई वर्णक नहीं बना रहा था, ये कोई प्रोटीन नहीं बनाता, ये कोई एंजाइम कुछ भी नहीं बना रहा है, ये रिसेसिव है, ठीक है। ये वाला बना रहा है, ठीक है। इसकी संख्या पर निर्भर करता है ये कितने बना रहा है ना। इसके अंदर क्या था कि ये कितने बना रहा है। लेकिन सह प्रभाविता के अंदर क्या होगा कि ये दोनों ही कुछ ना कुछ बनाते हैं। ये भी अपना प्रोटीन बनाएगा, ये भी अपना प्रोटीन बनाएगा, ये अपना एंजाइम बनाएगा, ये अपना बनाएगा, ये अपने वर्णक बनाएंगे, ठीक है। तो वो दोनों एक साथ आ गए तो इसका दोनों का क्या होगा? लक्षण दिखाई देगा, दोनों के लक्षण दिखाई देंगे, यानी कि ये खुद के अपने अपने काम कर रहे हैं, खुद के काम कर रहे हैं। इसके अंदर ये कोई काम नहीं कर रहा, यानी ये कोई वर्णक नहीं बना रहा, इसलिए वाइट है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता कि ये भी वर्णक बनाता और ये भी वर्णक बनाता तो दोनों के अगर वर्णक दिखाई देते तो हम कहते हैं कि ये सह प्रभाविता है, यानी कि को डोमिनेंस है, यानी कि दोनों ही अपने प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। जो F1PD के अंदर अपना प्रभाव दर्शाता है वो प्रभावी लक्षण होता है, कहते हैं ना हम ये। लेकिन जिसके अंदर एक का प्रभाव कम हो जाए और दूसरा तो है ही नहीं, प्रभावी है ही नहीं, एक का प्रभाव थोड़ा कम है तो वो एप्रिन प्रभाविता होगी। और जिसके अंदर दोनों अपने अपने प्रभाव प्रदर्शित करते हैं F1PD के अंदर, वो सह प्रभाविता होगी। क्या होगी? सह प्रभाविता होगी। तो आओ सह प्रभाविता को डिस्कस। सह प्रभाविता के अंदर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे कि हमारे कैटर्स जानवरों के अंदर देखा जाता है कि जानवरों के अंदर मल्टीपल कलर पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? एक पशु है, एक जानवर है, उसकी त्वचा का कलर जो है वो अलग अलग है, यानी कहीं से वो ब्लैक दिख रही है, कहीं से वो वाइट दिख रही है, कहीं से वो कुछ कहीं से कुछ, ठीक है। डब्बे वाली का कहते हैं ना, डब्बे वाली का, ये डब्बे वाली का होती है। तो इसके अंदर क्या होते हैं कि दोनों लक्षण प्रदर्शित हो रहे हैं, दोनों के दोनों लक्षण क्या हो रहे हैं? प्रदर्शित हो रहे हैं। तो ये सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है। और अब मनुष्य के अंदर ब्लड ग्रुप की बात करूँ तो AB ब्लड ग्रुप जो है वो भी क्या है? सह प्रभाविता का ही एग्जाम्पल है। आओ सह प्रभाविता को समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने एक रेड हेयर कैटल ली। जब मैंने रेड हेयर कैटल और काकरोच मैंने मान लो कि वाइट हेयर कैटल से करवाया, वाइट हेयर कैटल से जब मैंने इसका क्रॉस करवाया तो मुझे क्या मिलेगा? अब वो देखना। देखो भाई, सह प्रभाविता को समझते। अब इसको मान लो मैंने कह दिया कि ये कैपिटल R1 है और इसको मैं कहूँगा कैपिटल R2 भी। सर उसमें तो आपने स्मॉल आर लिया था, इसमें आप कैपिटल R ही ले रहे हो, क्योंकि बेटा दोनों प्रदर्शित हो रहते हैं तो स्मॉल तो हम लिख नहीं सकते। स्मॉल का मतलब ये प्रदर्शित नहीं होता, ये क्या है? रिसेसिव है, ये कोई वर्णक नहीं बना रहा, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने कैपिटल
आर इसलिए ले लिया, दोनों का ही मुझे लेना पड़ा क्योंकि दोनों की दोनों अपने आप को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, कैपिटल लेना पड़ेगा। जब मैंने इसकी कराई क्रॉसिंग कराने पर मुझे मिला R1 R2। जब मैंने इसका कलर चेक किया तो ना तो ये रेड था ना ये वाइट था, ये कहीं से रेड था कहीं से वाइट था, कहीं पर तो रेड कलर कहीं पर क्या था, वाइट कलर। तो इसको बोल दिया मैंने रूम केटल। क्या बोल दिया, रूम केटल बोल दिया। और रूम केटल का जब मैंने सेल्फिंग करवाई, इसकी क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई। सेल्फिंग तो हो नहीं सकती, ठीक है, तो निकट संबंधियों के बीच में क्या कराया मैंने, क्रॉस करवाया। तो क्रॉस कराने पर मुझे क्या मिला भाई, R1 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 R2 R1 R2 एंड R2 R2। तो मुझे क्या मिला बेटी, रेशियो 1:2:1, यानी कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो क्या आ गया, समान आ गया। अपूर्ण प्रभाविता के अंदर भी जीनोटाइप फिनोटाइप क्या आ रहा था, समान आ रहा था, 1:2:1। ठीक है, एक लाल दो गुलाबी, एक लाल एक वाइट। इसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, एक तो क्या है लाल कलर, एक क्या है रूम मतलब डब्बे थे दोनों कलरों के, और एक क्या है वाइट। इसका मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आ गया, बराबर आ गया। ये तो मेंडल का जो प्रभाविता का नियम था उसका क्या है, अपवाद है। क्यों, मेंडल ने कहा था कि एक ही लक्षण अपने आप को शो करेगा, इसमें तो दोनों करेक्टर अपने आप को शो कर रहे हैं, दोनों करेक्टर क्या है, सक्षम है अपने आप को दर्शाने में। तो ये क्या हो गया, सहप्रभाविता। इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, उसके अंदर था मात्रात्मक, क्योंकि वो वर्णकों की संख्या पर डिपेंड करता है। एक तो कुछ बना ही नहीं रहता, लेकिन इसमें ये दोनों बना रहे हैं, ये भी वर्णक बनाएगा ये भी वर्णक बनाएगा, दोनों वर्णक बना रहे हैं। ठीक है, दोनों जीन क्या है, काम की हैं, दोनों के पास दोनों क्या है, क्रियात्मक जीन है। ठीक है, उसमें एक क्रियात्मक नहीं थी, कोई क्रिया नहीं कर रही थी, कुछ भी नहीं बनाएगा, एक बनाएगा, लेकिन दो होंगी तो ज़्यादा बनाएगा, एक रह जाएगा तो कम बनाएगा, बात होती है। इसके अंदर चलो और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मनुष्य के अंदर ABO ब्लड ग्रुप, मानव में ABO ब्लड ग्रुप, अगर मैं इस ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करूं तो ये क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म का भी एक उदाहरण है, क्योंकि इसके अंदर 2 से अधिक क्या है, एलील उपस्थित है, यानी कि युग्म विकल्प भी उपस्थित है। इसका नियंत्रण कौन करती है बेटा, इसका नियंत्रण आई जीन करती है। इसका नियंत्रण कौन करती है, आई जीन करती है। आई जीन करती है इसका नियंत्रण, और ये किस पर पाई जाती है बेटा, गुणसूत्र नंबर 9 पर मिलती है, गुणसूत्र नंबर 9 पर मिलती है। और आई जीन के 3 युग्म विकल्पी होते हैं। 3 युग्म विकल्पी कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है IA होता है, IB होता है, और स्मॉल i दर्शा दो या IO दर्शा दो। ये इसके क्या है, 3 युग्म विकल्पी हैं। इसके कितने युग्म विकल्पी हैं, 3 युग्म विकल्पी हैं। तो आओ, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि किस तरह से ये अपने आप को शो करते हैं। आओ देखो, जैसे कि मैंने एक व्यक्ति लिया जिसका ब्लड ग्रुप क्या था, A था, दूसरा व्यक्ति लिया जिसका ब्लड ग्रुप क्या था, B था, जिसका ब्लड ग्रुप क्या था, B था। इसके अंदर गैमेट कौन क्या बनेगा भाई, IA बनेगा। इसका गैमेट क्या बनेगा, IB बनेगा। और जब दोनों का क्रॉस करवा दूंगा तो क्या बन जाएगा, IA IB बन जाएगा। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या आएगा बेटा, इसका AB ब्लड ग्रुप आएगा। क्या आएगा, AB ब्लड ग्रुप आएगा। भी इसका ब्लड ग्रुप A था, इसका ब्लड ग्रुप क्या था, B था। इसका ब्लड ग्रुप A और इसका ब्लड ग्रुप क्या था, B था। अब A वाले के पास क्या होगा भाई, ये क्या करेगा, A ब्लड ग्रुप का मतलब होता है कि ये एंटीजन A का निर्माण करेगा, और ये वाला क्या करेगा, एंटीजन B का निर्माण करेगा। ठीक है, ठीक, जिसके अंदर एंटीजन A पाया जाता है हम कह देते हैं इसका ब्लड ग्रुप क्या है, A ब्लड ग्रुप है। और जिसके अंदर एंटीजन B पाया जाता है उसे हम कह देते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, B है। लेकिन इसके अंदर जब इसका क्रॉस करवा दिया तो F1PD के अंदर क्या मिला मुझे, एंटीजन A भी मिली और एंटीजन B भी मिली, एंटीजन A भी मिली और एंटीजन B भी मिली। तो इसके जो ब्लड ग्रुप की जो सेल होगी इसके पास, ये मान लो RBC है, इसके ऊपर क्या है, एंटीजन A भी है और एंटीजन B भी है, दोनों उपस्थित हैं। तो दोनों के दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, दोनों के दोनों अपने उत्पाद बना रहे हैं। तो क्या हो गया, ये को डोमिनेंस हो गया, यानी सह प्रभाविता हो गई। अपूर्ण प्रभाविता के अंदर क्या होता था कि दूसरे वाला कोई काम तो नहीं करता था, दूसरे वाला कुछ भी नहीं बनाता था। ठीक है, ये बनाता था लेकिन ये ज़्यादा बनाता था, ये कम बनाता था, ये फर्क था। जो कम बनाता था उसकी वजह से क्या हो गई, कैरेक्टर के अंदर क्या आ गई, थोड़ी सी कमी आ गई। ठीक है, थोड़ा सा
कम प्रदर्शित होने लग गया, उसे कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। इसके अंदर दोनों अपने आप को शो करेंगे, दोनों अपने आप के प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे कहते हैं सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी सहप्रभाविता क्या होती है। ठीक है, प्रभाविता के दो अपवाद हो गए। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो प्रभाविता के दोनों अपवाद हमने आज कर लिए। अब हम बात करते हैं बेटा, कुछ और शब्द हैं हमारे पास। शब्द आता है बैक क्रॉस। क्या होता है? बैक क्रॉस। अब जो बैक क्रॉस होता है इसके अंदर हम दो चीज़ पढ़ते हैं। एक होता है टेस्ट क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन संकरण, फ्रिक्शन संकरण। और दूसरा होता है मेरे पास आउट क्रॉस। क्या होता है? आउट क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब होता है कि जो आपके पास में संतति पैदा हुई, संतति जो पैदा हुई, इसका क्रॉस किससे करवाना बेटा? पैतृक से कराना, किसी जनक से कराना, या पैतृक या जनक से करवाना। ठीक है, इसको कहते हैं बैक क्रॉस। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। आओ बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले कैपिटल टी का क्रॉस करवाया स्मॉल टी से। ठीक है, इनकी संतति क्या बनेगी भी? कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगी। तो इस कैपिटल टी स्मॉल टी यानी जो ये F1PD बनी, इसका क्रॉस इसके पेरेंट से करवाना, किसी जनक से कराना, क्या हो गया? बैक क्रॉस हो गया। अगर इसका मैं क्रॉस किससे कराता हूँ? प्योर कंडीशन वाले से, यानी कि जो लंबा है, ठीक है, प्रभावी डोमिनेट वाले से क्रॉस कराता हूँ, तो उसे कहते हैं आउट क्रॉस। क्या कहते हैं? आउट क्रॉस कहते हैं। और इसका अगर क्रॉस मैं बोने वाले के साथ कराता हूँ तो इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस। इसको टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं? इसका कारण ये है कि इसका जब पहले तो मैं ये नहीं पता था कि लंबा है तो उसके बाद संकृत अवस्था भी हो सकती है। इसका हमें संकृत और शुद्ध का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस करते हैं, बैक क्रॉस भी। अब बैक क्रॉस इसके साथ करोगे तो सबके सब लंबे पाद पैदा होंगे, तो हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि ये वाला जो हमने F1PD प्राप्त की ये संकृत अवस्था है या असंकृत अवस्था है, शुद्ध अवस्था है या संकृत अवस्था, इसका हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब मैं टेस्ट क्रॉस कराऊंगा तो मुझे पता लग जाएगा। कैसे? जब मैं इसका टेस्ट क्रॉस कराऊंगा, देखो टेस्ट क्रॉस कराऊंगा तो इसके गैमेट क्या बनेगा? एक तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके क्या बनेगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो क्या क्या बन सकता है? कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, स्मॉल टी और स्मॉल टी बन सकता है। तो इसके अंदर फिनोटाइप क्या होगा? 1:1 होगा, यानी कि आधे लंबे और आधे बोने पैदा होंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टेस्ट क्रॉस का अगर रेशियो ये प्राप्त होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कैसा होगा? वही संकृत अवस्था में है। और अगर वो कैपिटल टी वाली पोजीशन में होता तो इसका अगर क्रॉस स्मॉल टी से करवाता तो क्या बनते? वे सबके सब लंबे पाद पैदा हो जाते। तो सबके सब लंबे होते, इसका मतलब ये क्या था? शुद्ध था। तो इसकी शुद्धता और संकृत अवस्था का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? टेस्ट क्रॉस करते हैं। और टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है वो 1:1 आता है। क्या आता है? 1:1 आता है। एक और शब्द हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या पढ़ते हैं? रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है लिंग बदल देना। ठीक है, पैतृकों का लिंग एक्सचेंज करने को क्या कहते हैं बेटा? रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने ये कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करवाया तो मुझे क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। और सबके सब कैसे थे? लंबे थे। ये मान लो कि मेल था और ये क्या थी? फीमेल थी। फीमेल क्या थी? बोनी थी। मेल क्या था? लंबा था। अगर मैं इसके जनक के क्या कर दूं? लिंग एक्सचेंज कर दूं, यानी कि मैं क्या ले लेता हूं बेटा? मादा को लेता हूं क्या? लंबी, और नर को क्या ले लेता हूं? बोना। तो इसका क्रॉस कराऊंगा तो क्या बनेगा भाई? कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यानी कि ये कैसे हो जाएंगे? सबके सब लंबे हो जाएंगे। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का मेंडेलियन जेनेटिक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस जो होता है मेंडल के वजह से माता बोनी हो चाहे पिताजी बोने हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संतति तो वैसे ही पैदा होगी। लेकिन फर्क किस पर पड़ेगा? अगर मैं बात करूं फर्क किस पर पड़ेगा, तो हम जानते हैं कि कोशिका द्रव्य के अंदर भी क्या होता है? थोड़ा बहुत डीएनए होता है। तो माताजी से हमें पता है कि हमारी माताजी का जो कोशिका द्रव्य है जो हमें मिला है, पिताजी ने तो सिर्फ डीएनए का आधा हिस्सा दिया है, आधा हिस्सा माताजी ने दिया, लेकिन कोशिका द्रव्य किसने दिया? माताजी ने। क्योंकि ओवा एक बड़ी सेल होती है। क्या होती है? ओवा एक बड़ी सेल होती है। उसके अंदर स्पर्म एक छोटी सी सेल होती है जिसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है और उसका पोषक तत्व भरा हुआ होता है, वो उसके साथ क्या होता है? मिल जाता है, निषेचित हो जाता है। उसके बाद डीएनए का मतलब वो केंद्रक में भाग लेता है। लेकिन कोशिका द्रव्य में नहीं। कोशिका द्रव्य कौन दे रही है? माताजी दे रही है। और अगर कोशिका द्रव्य के अंदर कोई थोड़ा बहुत डीएनए या गुणसूत्र पाया जा रहा है तो उसकी वजह से जो आएगा
एक्सचेंज मनुष्य की बॉडी में, वो माताजी पर डिपेंड करेगा। अगर माताजी को पिताजी बना दिया और पिताजी को माताजी बना दिया तो मतलब हमने कोशिका द्रव्य को चेंज कर दिया। अब कोशिका द्रव्य चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसके अगर लिंकेज के अंदर, सेक्स लिंकेज के अंदर इसका क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का फर्क किस पर पड़ेगा बेटा, सेक्स लिंकेज पर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सेक्स लिंकेज पर पड़ेगा। ठीक है, लिंकेज की अगर मैं बात करूं तो लिंकेज सहलग्नता की हम बात करेंगे। किसके अंदर करेंगे हम सहलग्नता की बात, हम ये स्वतंत्र अपव्यवन का अपवाद के रूप में पढ़ेंगे। टी.एच. मॉर्गन ने कहा था लिंकेज। टी.एच. मॉर्गन ने किसको दिया था, लिंकेज को दिया था। आओ अब एक छोटी सी एक बात और दिमाग में आ रही है मेरे, वो बता देता हूं। क्रॉसिंग ओवर, बार बार शब्द लेते हैं भाई हम। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से भिन्नताएं आती हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर मैंने कहा था कि जैसे मान लो दो जीन है, ठीक है, वो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित है, एक ही गुणसूत्र उपस्थित है। स्वतंत्र अपव्यवन के अंदर हमने ये देखा कि स्वतंत्र अपव्यवन होता है, कहते हैं कि एक लक्षण दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव प्रकट नहीं करेगा। लेकिन मान लो कैपिटल टी वाली जो गुणसूत्र है उसी पर क्या हो, कोई मान लो आप कोई भी मान लो, एक बार मान नहीं है हमें, ठीक है, होता है नहीं होता वो बाद में देखेंगे। एक बार मान लो कि मान लो ये कोई क्रोमोसोम है, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यवन क्या कहता था, एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं होता, यानी कि कोई संबंध नहीं दिखाते, ठीक है, एक जैसे दिखाएंगे। लेकिन कैपिटल टी के साथ मान लो कैपिटल एम है और स्मॉल टी के साथ मान लो कि स्मॉल एम है, ठीक है। या मान लो उल्टा है, इसके पास क्या है, स्मॉल एम है, इसके पास क्या है, कैपिटल एम है। तो बेटा गुणसूत्र अलग होते हैं, आपको पता है, गुणसूत्र अलग हो जाएंगे। तो जिसके साथ कैपिटल टी होगा वहां पर क्या होगा, स्मॉल एम अपने आप होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जरूरी नहीं, अब देखो प्रभावित कर दिया ना कैपिटल टी ने, जहां कैपिटल टी होगा वहां पर स्मॉल एम होगा। लेकिन मेंडल ने क्या कहा था कि भाई कैपिटल टी के साथ स्मॉल एम भी हो सकता है और कैपिटल एम भी हो सकता है। उसका कहने का मतलब ये था कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल एम भी हो सकता है और कैपिटल एम भी हो सकता है। ये एक दूसरे के लक्षण पर क्या नहीं करते, इफेक्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर कैपिटल टी अलग होगा तो स्मॉल एम भी अलग होगा। गेमिट के अंदर कैपिटल टी स्मॉल एम आएगा और दूसरे के अंदर स्मॉल टी कैपिटल एम आएगा, ठीक है। और यही चीज किसके अंदर समझाई गई है, लिंकेज के अंदर इस चीज को समझाया गया है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये तो क्या है, पास पास में। अगर ये मान लो कि दूर दूर होते, ये वाले जिन क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। यहाँ कैपिटल एम होता, मान लो यहाँ पर मान लो कोई स्मॉल एम होता, तो यहाँ क्या हो जाती, क्रॉसिंग ओवर हो जाती। कैसे हो जाती बेटा, ये आपस में मिलते हुए दोनों को दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों क्रोमोसोम आपस में मिल जाते हैं। तो ये वाला यहाँ पर आपस में चिपक जाते, और चिपकने के बाद में ये वाला हिस्सा इस वाले के पास चला जाता है और इस वाले का ये हिस्सा इस वाले के साथ आ जाता है। यानी कि ये कैपिटल टी जो है वो कैपिटल एम से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग होना, कैपिटल टी का कैपिटल एम से अलग होना ही क्या है, क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। विस्तार से बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर के आगे, ठीक है। लिंकेज के अंदर इसको पढ़ेंगे। लिंकेज क्या होता है बेटा, स्वतंत्र अपव्यवन का अपवाद है। लिंकेज क्या है, स्वतंत्र अपव्यवन का क्या है, अपवाद है। एक छोटी सी चीज और समझानी है मुझे, मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म मतलब क्या होता है, देखो अगर एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए युग्म विकल्पियों की संख्या 2 से अधिक हो तो उसे कहते हैं मल्टीपल एलेल्स, ठीक है। और इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म कहते हैं। यानी कि इसे क्या कहेंगे, मल्टीपल एलेलिज्म कह देंगे, ठीक है। अब मान लो एक लक्षण को कंट्रोल करने के लिए 2 से ज़्यादा युग्म विकल्पी हैं, यानी कि उसके कितने मल्टीपल, उन एलील्स को, उन युग्म विकल्पियों को क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील्स कहते हैं। और इस घटना को क्या कह देते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म कह देते हैं। जैसे कि मानव में ब्लड ग्रुप के अंदर कितने होते हैं बेटा, ABO ब्लड ग्रुप है, तो इसके अंदर कितने, 3 युग्मक बनते हैं, 3 गैमेट्स बनते हैं, यानी कि इसके अंदर 3 युग्म विकल्पी होते हैं। तो इसके अंदर अगर मुझे क्या निकालना हो बेटा, जीनोटाइप निकालना हो। अगर मुझे जीनोटाइप निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, n × n+1/2 कर दूंगा। तो इसके द्वारा यानी ABO ब्लड ग्रुप के अंदर अगर मैं बात करूँ कितने प्रकार की चांसेस बन सकते हैं या कितने प्रकार के जीनोटाइप बन सकते हैं, तो कितने प्रकार बन सकते हैं, 3 है ना।
तो 3 इंटू 3 प्लस 1/2 कर दो। एलिल्स कितने हैं? 3 है, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया? 4, 4 बटा 2, 2 से कट गया 6। कितने बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं। अब देख लो क्या हो सकता है भाई, आई ए हो सकता है, आई ए स्मॉल आई हो सकता है, ठीक है, आई बी हो सकता है, या आई बी स्मॉल आई हो सकता है, या आई बी हो सकता है, या स्मॉल आई हो सकता है। इस 6 ही कंडीशन बनेगी ना, तो 6 प्रकार के जीनोटाइप बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर और कोई भी है जिसके अंदर 4 एलील हो, 5 हो, तो इस फॉर्मूले से हम उसके क्या निकाल सकते हैं? जीनोटाइप निकाल सकते हैं। कितनी प्रकार की संभावनाएं होती हैं। मल्टीपल एलिलिज्म की जो स्टडी है वो पॉपुलेशन में करना ही क्या होता है? संभव होता है। क्यों भाई? अब मान लो कि हमें एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ना है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ने के लिए मैंने देखा कि इस व्यक्ति के पास तो ए ब्लड ग्रुप है, तो मुझे एक ही दिखाई दिया एलील। इसके अंदर क्या है? दोनों है, 2 एलील दिखाई दिए। कौन? ए दिखाई दिया और आई दिखाई दिया, ठीक है। तो इसके पास 2 हो गए। अब इसके पास भी 2 है, तो गैमेट के अंदर सिर्फ एक ही आता है। गैमेट्स के अंदर क्या आता है? एलील एक ही आता है। इसकी वजह से 2 ही, एक व्यक्ति के अंदर तो 2 ही पाए जाएंगे ना, या ए आई हो सकता है या बी आई हो सकता है, ठीक है। 2 युग्मों के लिए ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक व्यक्ति के अंदर ए भी है, बी भी है, आई भी है, तीनों एक साथ नहीं होते, तीनों एक साथ नहीं होते। इस वजह से इसे क्या किया जाता है? पॉपुलेशन में अध्ययन किया जाता है। ये हो गया हमारा मल्टीपल एलिलिज्म। अब आगे हम बात करेंगे बेटा लिंकेज की। किसकी? लिंकेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।